तो प्यारे बच्चों दोस्तों, देखिए एक बार फिर से आप लोगों के सामने रीजनिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार वीडियो लेकर के हर बार की तरह इस वीडियो में भी हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले। ये जो आपके टॉप 20 क्वेश्चन है, अगर आप रेलवे से रिलेटेड एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ की तैयारी करें या एसएससी से रिलेटेड जैसे जीडी का एग्जाम चल रहा है या सीएसएल हो गया, सीपीओ हो गया, एमटीएस हो गया, सीजीएल हो गया, अदर किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करें तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार होने वाली है। तो चलिए देरी न करते स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। देखिए हर क्वेश्चन को हम लोग बेसिक कंसेप्ट और ट्रिक के साथ सीखते हैं, यानी कंसेप्ट को समझना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपके सर के ऊपर से न गुजर जाए, पता ही ना चले कि क्या किया गया है। और ट्रिक इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम में आपको कम से कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लैब ए और लैब बी में 2 कंप्यूटर कक्ष हैं। क्या कह रहा है, कोई लैब है, जैसे आप जो स्कूल में पढ़ते होंगे वहाँ पे कंप्यूटर की लैब होगी, ठीक है। उसमें 2 लैब है, एक का नाम ए है, दूसरे का बी है। कह रहे हैं उसमें 2 कंप्यूटर कक्ष हैं। यदि लैब ए से 10 विद्यार्थी लैब बी में भेजे जाते हैं। क्या कह रहा है कि लैब ए से 10 विद्यार्थी लैब बी में भेजे जाते हैं। तो यहाँ से फॉर एग्जांपल ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि ए में 20 विद्यार्थी थे और बी में आपके 30 विद्यार्थी थे, ठीक है। तो लैब ए से हमने 10 विद्यार्थी इसमें भेज दिया, तो क्या होगा, जब इसमें से हम भेजेंगे तो इसमें से 10 माइनस होगा और इसमें जाकर के वही 10 प्लस हो जाएगा। तब ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से कार्य करेगा कि नहीं करेगा। तो वही चीज़ चूंकि हमें पता नहीं है कि ए और बी में कितने बच्चे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको दूसरे तरीके से सेट करेंगे। मान लेते हैं यहाँ पर जैसे लैब ए है ना, लैब ए में बच्चों की संख्या टोटल ए ही मानते हैं, अब बी में बी ही मान लेते हैं, इसी तरीके से कर लेते हैं। अब कह रहा है कि ए लैब से 10 विद्यार्थी बी में जा रहे हैं, तो मैं इसमें से 10 घटाऊंगा और इसमें क्या करूंगा, 10 जोड़ दूंगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गई, बात समझ में आ गई। तो कह रहा है कि दोनों कक्षों में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाती है। कह रहा है कि जब ए से 10 विद्यार्थी बी में चले जाते हैं तो दोनों में क्या हो रही है, दोनों कक्षों में कह रहा विद्यार्थियों की संख्या बराबर हो जाती है। तो ये बैलेंस आपका इक्वल हो जाएगा, एक समीकरण बन गया, समझ लीजिए। आगे कह रहा है यदि लैब बी में 26 विद्यार्थी लैब ए में भेजे जाते हैं, तो अब कह रहा है कि लैब बी से 26 विद्यार्थी ए में भेज रहा है। यानी कहने का मतलब अगर बी को पहले मैं लिख दूं और इसमें से मैं क्या करूंगा, जब 26 विद्यार्थी कह रहा है कि ए में जा रहा है, क्या कह रहा है कि लैब बी से 26 विद्यार्थी लैब ए में जा रहे हैं, यानी बी से मैंने 26 विद्यार्थी उठा करके लैब ए में भेज दिया, इस तरीके से। यानी अब इसमें से माइनस किया और इसमें प्लस कर दिया। तो क्या कह रहा है, तो लैब ए में विद्यार्थियों की संख्या लैब बी में विद्यार्थियों की संख्या की 3 गुनी हो जाती है। तो कह रहा है कि जो ये लैब ए में विद्यार्थियों की संख्या है वो लैब बी में विद्यार्थियों की संख्या की 3 गुनी के बराबर हो जाती है। इस तरीके से अब एक दूसरा समीकरण बनेगा, ठीक है। आगे कह रहा है लैब बी में विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी, बी में विद्यार्थियों की संख्या पूछ रहा है। क्या करेंगे, किसी भी एक समीकरण में, ऊपर वाले समीकरण में या नीचे या इस समीकरण में या इस समीकरण में, किसी भी एक समीकरण में आप ए को गायब कर दीजिए, विलुप्त कर दीजिए। तो हम क्या करते हैं, ऊपर से ईजी है, ऊपर से यहाँ से क्या करते हैं, ए बराबर 10 को उधर ले जाएंगे तो 20 प्लस क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। तो ए बराबर आपका b + 20 इस वाले समीकरण में हम रख देते हैं। तो यहाँ पर कोष्टक भी तोड़ देंगे तो आपका 3b माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25 3 75 3 78 बराबर। आप देखिए अब इस a की जगह हम क्या रखेंगे, b + b, 20 को और 26 को तो हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, b + 46। क्लियर हो गई बात। अब b को हम इधर लेके जाएंगे तो ये 2b हो जाएगा, b में से एक b घटेगा, और 78 को उधर ले जाएंगे तो वो उसमें जुड़ जाएगा। तो 8 6 14 हो जाएगा, 7 4 11 1 12, 124। b बराबर कितना हो जाएगा, 124/2, यानी कि दोस्तों कितना हो गया, 6 और 2 दूना के 4, 62। देखिए तो ऑप्शन है इधर राइट आंसर। इस तरीके से दोस्तों आप ट्रिकली सॉल्व कर सकते हैं, इतना ज़्यादा काटने की ज़रूरत नहीं है। ये लाइन जो है एक्स्ट्रा हो गई है, वहीं पे काट करके आप निपटा सकते थे, ठीक है। कैलकुलेशन की स्पीड अगर अच्छी है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विलुप्त संख्या से रिलेटेड है। कह रहा कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। देखिए इस टाइप का जब भी क्वेश्चन है, जरूरी नहीं कि बॉक्स बनाओ, जैसे ऐसे बॉक्स भी बना रहता है, पजल के रूप में दिया रहता है, जरूरी नहीं कि बॉक्स बनाओ। अगर बॉक्स को भी देख सकता है तो समझिए वही चीज़ है, ठीक है। ऐसे बना भी सकते हैं, नहीं भी। तो अब इसमें करना क्या, देखिए हमें पता होना चाहिए कि किधर से हम लॉजिक को ढूंढें। यहाँ पर मिसिंग संख्या पूछ रहा है कि क्या होगी, तो जिधर बड़ी संख्या दिखिए ज़्यादातर कोशिश कीजिए उधर ही लॉजिक ढूंढने की। देखिए इधर ऐसे, यानी कि इस कॉलम को हम उठाएंगे और देखेंगे 5 और 8 की हेल्प से कैसे 189 बना। वही काम यहाँ पर देखेंगे 6 7 की हेल्प से कैसे 265, तो वही लॉजिक इसमें हम लगा देंगे, ठीक है। तो चलिए 5 8 से देखते हैं कैसे बना हुआ है। अगर मैं 5 8 से देखूँ, देखिए 189 बड़ी संख्या है। अगर मान लीजिए कि 5 8 को जोड़ करके स्क्वायर क्यूब करने पर ही कुछ मामला सेट होगा, गुणा करने पर देखिए 8 5 40 हो रहा है, सेट नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, 8 और 5 को जोड़ लेते हैं, आप कहेंगे 13 आएगा। 13 का स्क्वायर अगर करते हैं तो आपका 169 आएगा, 189 दिया हुआ है, यहाँ पर सेट नहीं हो रहा है।
फिर क्या करेंगे, अगर दोनों का अलग अलग स्क्वायर करें तो इसका जैसे स्क्वायर करें इसका करें तो ये 50 25 हो जाएगा, ये 8 64 हो जाएगा, तब भी नहीं आएगा। नहीं, एक काम करते हैं, एक का क्यूब करना पड़ेगा लग रहा है। एक का क्यूब कर देते हैं, एक का स्क्वायर कर देते हैं। ये 50 25 5 125 और ये 8 64। अब आ गया आपका 189 आ चुका है। चलिए अब यहाँ पर इसको उठा लेते हैं। ठीक है, देखिए पहला जो होता है हिस्सा उसमें हम ट्रिक ढूंढते हैं अपने दिमाग से। अब सेकेंड वाले पे अप्लाई करके चेक करते हैं कि क्या ये हमारी ट्रिक सही है कि नहीं। अगर सही रहेगी तो सेकेंड वाला भी काम कर जाएगा। जैसे मान लीजिए 6 7 है इसमें, तो 6 का क्यूब करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे। 6 4 को 36, 6 का 216, ये 7 7 49। देखिए कितना 265 आ रहा है, 915 6। ठीक है, क्लियर एकदम, यहाँ से कोई दिक्कत होने वाली नहीं। तो अब 7 और 9 की हेल्प से 7 का क्यूब और 9 का स्क्वायर जोड़ करके आंसर आप लोगों को क्या कर देना है, कमेंट कर देना है कौन सा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। जैसे ये प्रश्न आकृति है, कौन सी आकृति है, ये प्रश्न आकृति है। अब हमें ये देखना है कि ये किस ऑप्शन में, 4 ऑप्शन दिया हुआ है उसमें शामिल है, एकदम सेम टू सेम ऐसे ही पोजीशन में। न आप किधर ये रोटेट किए, मतलब ये कह रहे घुमाने की अनुमति नहीं है, तो न इसको 45 90 डिग्री 180 किसी भी डिग्री पे ये इसको घुमाना नहीं है, सेम इसी पोजीशन पे ला करके रख देना है फिगर में। वैसा हमें ढूंढना है। चलिए ढूंढते हैं। थोड़ा सा इसमें एग्जामिनर क्या कहता है, आपके आँखों की जो है चेक करता है कि आँख कितनी तेज़ है। ठीक है, और थोड़ा सा दिमाग भी यहाँ पर लगाना पड़ता है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर अगर देखते हैं पहले फिगर में, यहाँ पर ऑप्शन से ही चेक करेंगे। यहाँ पे पहले फिगर में देखते हैं तो यहाँ पर तो ठीक था मामला, लेकिन ये जो नीचे बॉक्स टाइप दे दिया, जैसे क्या किया पहले फिगर में, देखिए ये तो ठीक था, लेकिन यहाँ पे ये ऐसे बना दिया है जिसकी वजह से ये गलत हो गया। दूसरे फिगर में अगर आप देखते हैं तो यहाँ का जो सर वाला हिस्सा है इसमें भी गड़बड़ कर दिया। क्या गड़बड़ किया है, सर वाले हिस्से में जैसे ऑप्शन में ऐसे दिया हुआ है, जबकि क्वेश्चन आखिर प्रश्न आकृति में देखें तो यहाँ पर ऐसे लगा हुआ है, तो इसको ये गलत साबित करता है। अब तीसरे में देखिए, बीच में एकदम पोर्शन को देखिए, बीच वाला पोर्शन तो बिल्कुल 100% सही लग रहा है, सी वाला कोई दिक्कत नहीं लग रही है। देख लीजिए आप लोग भी, ठीक है, क्लियर है, जूम करके भी देख सकते हैं। अगर छोटा फिगर लग रहा है तो मुझको सी परफेक्ट लग रहा है। डी को भी चेक कर लीजिए। डी का ये वाला हिस्सा देखिए, ये इस जो यहाँ पर बना हुआ है, ये बीच में बना हुआ है, ये वर्ग जो है ये बना हुआ है जो बीच में बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखिए डी वाली आकृति में वो क्या कर दिया, इसको ला करके थोड़ा सा नीचे कर दिया पैर के पास। ठीक है, पैर के पास किया है, तो ये आप यही इसको गलत साबित करता है, तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, सी इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को मैं करा चुका हूँ। ठीक है, इसमें भी कर लेते हैं। पिछली वीडियो हमारी वॉच करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे ऐसे क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं, और इससे बच्चे भागते हैं। नहीं दोस्तों, ऐसी गलती मत कीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन होता है। 1 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको बहुत आसान लगने लगेगा। कह रहा है कि यदि a + b का अर्थ a b का पिता है, a/b का अर्थ a b का भाई है, a एंड b का अर्थ a b की पुत्री है, तो कह रहे निम्नलिखित व्यंजन के अनुसार p v से क्या संबंधित है। p v से यानी कहने का मतलब p जो है इस v का क्या लगेगा। अब इस समीकरण से हम एक एक स्टेप बाय स्टेप उठाएंगे। जैसे मान लीजिए कि पहले उठाएंगे s + v को। अब s को मान लेते हैं a और p को मान लेते हैं b। अब a + b क्या कह रहा है क्वेश्चन में, a + b क्वेश्चन कह रहा है a + b का अर्थ a b का पिता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे s p का क्या है, पिता है। बस यही तो करना था और कुछ नहीं करना है, बस ऐसी कड़ियाँ जोड़ते जाना है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, p + r को ढूंढेंगे। p + r वही a + b मान लेंगे, p को a मान लेंगे, r को b मान लेंगे। तो क्या कह रहा है कि p क्या है, r का पिता है, a + b पिता ही ना कह रहा है, a b का पिता, बस वही चीज़ यहाँ पर भी लिख देंगे। फिर आगे क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप को यहाँ पर घेर लेंगे, r/q। तो a/q वाला देखिए यहाँ पर है, a/q का अगर a b का भाई है, यानी r क्या हो जाएगा, q का भाई हो जाएगा। अब देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पर और सेट करते चलिए। जैसे s पिता है p का, तो s को पॉजिटिव बनाएंगे क्योंकि ये पुरुष है। p पिता है r का, इसको भी हम पॉजिटिव बनाएंगे क्योंकि ये क्या है, आपका पुरुष है। r भाई है q का, तो इसको भी हम पॉजिटिव बनाएंगे क्योंकि r भाई है, तो ये भी पुरुष है। अब q क्या है हमें पता नहीं, आगे चलिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, q और t को घेरेंगे। q एंड t का अर्थ क्या कह रहा है, a एंड b का अर्थ कह रहा है a b की पुत्री है, यानी q क्या हो गई, t की पुत्री हो गई। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट स्टेप में देखें टी एंड वी का मतलब टी ए एंड वी वाला, ए एंड बी क्या कह रहा है, ए बी की पुत्री है, तो यहाँ पर भी क्या दिखा देंगे, टी वी की क्या है, पुत्री है। अब यहाँ पर भी हमें पता चल गया क्यों पुत्री है, तो ये निगेटिव हो जाएगी, स्त्री पे निगेटिव बनाएंगे, और टी पुत्री है तो इसको भी निगेटिव। अब ये हमें पता नहीं कि ये निगेटिव है कि पॉजिटिव है लास्ट वाला। ठीक है, इसमें कन्फ्यूज़न हो सकती है, या हो सकता है ऐसा क्वेश्चन पूछे कोई ज़रूरत ही ना पड़े जानने की ये पुरुष है कि स्त्री है, क्योंकि ये कह रहा है कि पी वी का क्या लगेगा। अब जब कड़ियाँ आप जोड़ लें तो अब क्या करेंगे, मेन कैरेक्टर में घुसेंगे पी के।
पी और बी में संबंध पूछ रहा है तो हम पी के कैरेक्टर में घुस जाएंगे। अब ऐसे सोचिए, कह रहा है पी जो है पिता है आर का और आर भाई है क्यू की, तो पी क्या क्यू का पिता नहीं होगा? जब आर क्यू का भाई है और पी जब आर का पिता है तो क्यू का भी पिता हो जाएगा, क्योंकि आर क्यू दोनों भाई बहन हो गए, क्योंकि क्यू क्या माइनस में तो बहन लगेगी, तो आर और क्यू का दोनों का ये क्या हो जाएगा? पी पिता हो जाएगा। अब कह रहा है क्यू पुत्री है टी की, यानी टी क्या हो जाएगी? इसकी माता हो जाएगी, टी इसकी माता हो गई। अब जब टी इसकी माता हो गई तो टी जो है आर की भी माता होगी, यानी कहने का मतलब पी और टी क्या हो जाएंगे? पति पत्नी हो जाएंगे। अब मुझको बताइए, मान लीजिए कि आप पी हैं, आपकी कोई पत्नी है टी और उसकी एक माँ है या पिता है, ये क्या है ये नहीं पता। जैसे टी पुत्री है वी की, तो ये माँ भी हो सकती है टी की माँ भी हो सकती है और टी की पिता भी हो सकता है, ठीक है। उस कंडीशन में ये बताइए मुझको, पी आप हैं, आपकी कोई पत्नी है, तो आप अपनी पत्नी के जो माँ या पिता होंगे, कुछ भी होंगे, उनके आप क्या लगेंगे? वो तो आपको ससुर और सास लगेंगे। अगर माँ है तो सास लगेगी और पिता है तो ससुर लगेंगे, लेकिन आप उसके क्या लगेंगे? देखिए, अगर वो माँ रहे या पिता रहे, दोनों कंडीशन में आप अपनी पत्नी के दामाद लगेंगे। इसलिए यहाँ पर कोई फाइनल नहीं किया एग्जामिनर, ताकि इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगर पिता भी रहता तब भी, माता भी रहती, हर कंडीशन में आप दामाद ही लगते। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। देखा किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को ट्रिकली सॉल्व किया जाता है। देखिए, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करना है और स्टेप बाय स्टेप चलना है, घबराना नहीं है। प्रैक्टिस करेंगे स्पीड बढ़ जाएगी, समझाने में बस टाइम लगती है। यहाँ पर नेक्स्ट क्या करा, उस विकल्प का चयन करें जो चौथी संख्या से उसी तरह से संबंधित, जैसे पहली संख्या दूसरी संख्या से और पाँचवीं संख्या छठी संख्या से संबंधित। कहने का मतलब जैसे 195 संबंध 15 का है, 273 का संबंध 21 से है, तो 19 का संबंध यहाँ पर किससे होगा? देखिए, 195 से 15 बनाया है। एक तो तरीका ये है कि आप उल्टा सोचें कि 15 से 195 बनाएं, या दूसरा तरीका ये है कि इसका वर्गमूल निकालें या इसमें भाग दें। वर्गमूल तो निकल नहीं पाएगा क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है, दिख नहीं रहा, दशमलव में आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे? भाग देंगे। किसी संख्या से भाग देने पर हमें 15 ला लेना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इसी 15 से भाग दे देते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि किस संख्या से भाग देने पर ये 15 आएगा। क्लियर हो गई बात? अब चलिए काट लेते हैं। आप कहेंगे 15 का 15 15 3 45 13, यानी कि 195 में 13 से भाग देने पर 15 आया होगा। यानी कहने का मतलब 273 में भी 13 से भाग देंगे तो 21 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? चलिए देख लेते हैं। जैसे 195 में हम 13 से भाग देंगे तो 15 आएगा, और ये 273 में भी देख लेते हैं, तो आप कहेंगे 13 दूना के 26, एक बचा 13 का 13, बिल्कुल सही, 21 आ गया। अब चूंकि आपने 13 से इसमें भाग दिया है ना, तो अब उल्टा आप सोचिए, अगर मान लीजिए कि 13 का 121 में गुणा करते तो आपका 273 मिलता कि नहीं मिलता? ऐसे ही 13 का 15 में गुणा करते 273 मिलता कि नहीं मिलता? फॉर एग्जाम्पल ऐसे भी समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा घुमा रही है, इसको एक मान लीजिए। एक समय मैं 13 का भाग दूंगा तो 19 मिलना चाहिए कि नहीं? यानी x बटे में 13 बराबर आपका 19 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यानी x बराबर क्या हो जाएगा? 19 गुणे 13 हो जाएगा, यानी कि 19 3 57 को 7, 19 से 19 19 और 5 दोस्तों कितना हो जाएगा? 24। ये आपका आंसर हो जाएगा 247, जो कि ऑप्शन ए में दिख रहा है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर हो गई? नेक्स्ट यहाँ पर अगला क्वेश्चन कर रहा है, स्वेटर का जो संबंध ऊन से है, सिक्के का वही संबंध क्या होगा? ये क्वेश्चन ऐसे भी देता है, लिख करके भी दे सकता है, तो उसमें कंफ्यूज आप मत कीजिएगा, ठीक है। कंफ्यूज में थोड़ा सा भी पढ़ेंगे तो आपके आंसर पे इफेक्ट पड़ जाएगा तुरंत। ऐसे भी दे सकता है कि स्वेटर का संबंध जैसे ऊन से, सिक्के का संबंध किससे होगा? तो हमें ये सोचना है कि स्वेटर और ऊन का आखिर संबंध है क्या। स्वेटर आप जो पहनते हैं उनमें ऊन होता है, यानी स्वेटर जो तैयार होता है वो ऊन से तैयार होता है। अब सिक्का किससे तैयार होता है? यानी स्वेटर में जो मटेरियल, समझिए मटेरियल जो होता है वो ऊन होता है। तो सिक्के को बनाने के लिए किस मटेरियल का यूज होता है, क्या होता है बताइए मुझको? धन का? बिल्कुल नहीं। धन तो इस सिक्के को कहा जाता है जो इकट्ठा होता है। राजा तो कुछ अलग ही हो गया। मुद्रा भी सपोज कीजिए सिक्के ही को कहा जाता है, लेकिन ये तैयार होता है किससे? धातु से। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कटिंग एंड फोल्डिंग, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग वाला है। कह रहा है एक कागज़ को विशेष तरीके से मोड़ा जाता है और उसमें कई सारे छेद बनाए जाते हैं। जब कागज़ को खोला जाता है तो वह प्रश्नाकृति की तरह दिखाई देता है। कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो ये दर्शाता है कि कागज़ को किस तरह मोड़ा गया और उसमें से छेद बनाए गए। देखिए, जब आपका छेद दे करके और पूछे कि कैसे मोड़ा रहा, इसको मतलब मोड़ करके कैसे ओपन किया हो गया, तो ये तो आपका बहुत आसान है। ये विदाउट पेन और पेपर सिर्फ सेकेंडों में सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर ये दे करके अगर ये पूछता तब उसकी ट्रिक अलग है। ये दे करके ये पूछेगा, ट्रिक अलग है। देखिए इसकी ट्रिक क्या है मैं बता देता हूँ। क्या करेंगे, जो सबसे पहले देखेंगे कि इस कॉर्नर पर मोड़ा है, सब में ऐसे मोड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इसको वैसे ही पहले 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब उस कॉर्नर वाले को हम मिला लेंगे इसको। अब यही हिस्सा देखेंगे कि इसका सेम टू सेम है, किसका सेम टू सेम है, बस वही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिख रहा है। सेकेंडों का काम है, सेकेंडों का दोस्तों काम है। तो अब दूसरी ट्रिक, सपोज कीजिए ऐसे दे दे, जैसे मान लीजिए
कि ये आपका मोड़ा हुआ है, ठीक है। ये अब यहाँ पर इसको छोड़ दीजिए, इसको मत लीजिए, इसी को लीजिए जिसका वो है उसी से समझिए। मान लीजिए कि इसने मोड़ दिया और इस तरीके से 4 अलग अलग टाइप के फिगर दे करके पूछता कि इसको ओपन करने पर, कट कर लगाने के बाद ओपन करने पर ये आकृति कैसे दिखाई देगी, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे। तो उस कंडीशन में दिखाता कि आप कैसे मोड़ रहे हैं, ऐसे मोड़ रहे हैं पहले या ऐसे मोड़ रहे हैं, तो उस हिसाब से ओपन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं समझा देता हूँ, जैसे यही आपका है ना, तो इसमें देखिए दोनों जान लीजिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। जैसे ये आपका है, छोटा है, फिर ये छोटा है और ये बड़ा है, ये ना सपोज कीजिए इसको ऐसे मोड़ा गया होगा, तो जब ये ओपन होगा तो ये जो जल प्रतिबिंब टाइप आपको सोचना होगा। जैसे जल प्रतिबिंब आपको बनता है, जल प्रतिबिंब तो क्या होता है, पलट जाता है, पलटता है कि नहीं, जल प्रतिबिंब। यानी कि जब इसको ऊर्ध्वाधर मोड़ा जाएगा, ऐसे ऊपर से नीचे मोड़ा जाएगा, तो उस कंडीशन में आपको जल प्रतिबिंब सोचना होगा, ठीक है। अब फिर इसको जब इस तरीके से आपने मान लिया ओपन कर दिया, अब उसके बाद आपको ऐसे ओपन करना होगा, ऐसे ओपन होगा तब जा करके इन दोनों खानों में भी तो बनेगा। जब ऐसे ओपन करेंगे तो उस टाइम आपको दर्पण प्रतिबिंब सोचना होगा। जब ऊपर खोलेंगे जल प्रतिबिंब सोचना होगा। जब आप लेफ्ट टू राइट ओपन करेंगे तो आपको दर्पण, यानी कि इस तरीके से दर्पण में क्या होता है कि ऐसे आकृति है तो क्या हो जाएगी, घूम जाएगी ऐसे। तो ये 2 तरीका होता है सबसे बेस्ट इस कागज़ वाले फोल्डिंग में, जब आपका ऐसे दे करके इसके बारे में पूछे। लेकिन अगर ऐसे दे करके पूछे तो वो तो सेकेंडों का काम था जो मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन करें, अक्षरों को संयोजन का चयन करें जिसे दी गई श्रृंखला में अधिक स्थानों पर क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। देखिए सबसे पहले तो हम इसमें जानेंगे एक चीज़ कि इसमें कितने अल्फ़ाबेट का यूज़ दिया है। सबसे पहला दिमाग में यही आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि इसमें अल्फ़ाबेट कितने यूज़ किए गए हैं। तो आप कहेंगे आर है, टी है, यू है, एस है, यानी कि 4 है। ऑप्शन में देखिए तो 4 के अलावा कुछ नहीं ना, आर एस टी यू नहीं, यानी कि आर है, एस है, टी है, यू है, इन्हीं 4 अल्फ़ाबेट का यूज़ किया गया। देखिए इसमें तो एक ट्रिक होती है कि 3, 4, 5 के रूप में बांटिए, या कुछ ट्रिक ऐसी होती है कि जो अपने दिमाग से भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं 3 के रूप में इसको बांट देता हूँ। जैसे 3 पे गैप वाले को भी लेंगे, जो गायब है उसको भी काउंट करेंगे, ये मत सोचिएगा उसको नहीं काउंट करना है, नहीं, उसको ले करके 3 पे मैंने कर दिया। अब आपको सोचना कैसे वो समझिए। जैसे यहाँ पर टी है ना, उससे पहले वाला अक्षर गायब है, तो आगे हम देखेंगे टी से पहले कौन सा अक्षर है, तो लास्ट में टी है, उससे पहले एस है, यानी कि हम यहाँ पर एस डाल देंगे। एस हो गया, चलिए ठीक है। यहाँ पर क्या था, टी है, टी से पहले क्या है, एस है, तो एस यहाँ पर भी डाल देंगे। अब आगे चलते हैं, आर है, आर से पहले कहीं क्लियर हो पाया कुछ है, नहीं, क्लियर कुछ भी नहीं हो पाया। तो थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाइए क्या किया है। पहले देखिए आर एस टी था, फिर एस टी यू हो गया, यानी आर को इसने छोड़ा फिर एस से स्टार्ट कर दिया, ठीक है, और उसके आगे वाला एक ले लिया। चलिए बात सही है। अब यहाँ पर इसका मतलब एस को छोड़ेंगे तो ये आपका क्या होगा, टी यू स्टार्ट होगा, फिर आगे का आर आ जाएगा। यानी यहाँ पर फिर टी को छोड़ा है तो देखिए यू से स्टार्ट किया तो यू आर हो जाएगा, फिर यहाँ पर यू छोड़ेगा तो आर से स्टार्ट होगा, आर एस टी हो जाएगा। देखिए आर एस टी यू, टी यू आर एस, आर एस टी। बस ये क्या होता है, साइक्लिक प्रोसेस की तरफ घूमता रहता है। जब भी ऐसा मिलेगा, जैसे ए बी सी के फॉर्म में मिलता है तो क्या हो, ए बी सी आ गया तो ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, या ए डबल बी आ गया, अगले में ए ट्रिपल बी आ जाएगा, अगले में ए 4 बी आ जाएगा। इस तरीके से बढ़ता रहता है। आपको पता चल जाएगा कि आपने गलत किया कि सही किया, खुद आपका आंसर बताएगा। इसमें बहुत ज़्यादा झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए आपने फिल किया एस एस टी यू आर आर, यानी कि डबल एस टी यू डबल आर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों, देखिए तो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। कह रहा है कि विशिष्ट कोड भाषा में डीएक्टिवेशन को ये लिखा जाता है, इसका प्रोनाउंसिएशन सही ढंग से नहीं हो पाएगा, कोड है, कह रहा लिखा जाता है, तो कह रहा है इसी कोड भाषा में फैसिलिटेशन को क्या लिखा जाएगा। चलिए देख लेते हैं। डीएक्टिवेशन, देखिए यहाँ पर तो एक तरीका ये होता है आप लोगों को करने का कि आप तुरंत पहले इसकी नंबरिंग कर दीजिए, ठीक है, नंबरिंग करके उसमें देख लीजिए किस क्रम में ये बढ़ रहे हैं। एक तो तरीका ये है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इसका कोड पहले देखिए कि पहले कोड दिया क्या है, उसके बाद नंबरिंग कीजिए, तो आप कैसा लगेगा, आप कहेंगे कि हाँ ये भी तो सही है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, इस क्वेश्चन को देख करके मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि आप देखेंगे इस क्वेश्चन में दोस्तों तो आपको समझ में भी आ जाएगा। मैं देख रहा हूँ कि डीएक्टिवेशन का जितना अल्फ़ाबेट है सेम टू सेम जो इसका कोड यूज़ किया गया उसमें उसी अल्फ़ाबेट का यूज़ किया गया, न कि अदर अल्फ़ाबेट का। अदर अल्फ़ाबेट होते तो उस कंडीशन में हम इनकी नंबरिंग करते 4 5 1 3 20। लेकिन दोस्तों है नहीं, तो क्यों हम टाइम बर्बाद करें उधर की तरफ, अपना दिमाग उधर लगाएंगे जिधर हमारा आंसर मिले। तो फिर करेंगे क्या, हम अब देखेंगे कि जो ये आपका कोड लिखा हुआ है वो आखिर किस रूप में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए CAED लिखा हुआ है, और CAED यहाँ पर देखिए यहाँ से है CAD, यानी यहाँ से C स्टार्ट किया है, यानी कि इसको लग रहा है ग्रुप में पहले बांटा है,
क्योंकि अगर पलटता तो पहले इन से स्टार्ट करता, पलट करके लिखता तो, लेकिन ऐसा नहीं किया है। या दो दो पर पलटता तो ऐसे ऐसे करता, ऐसे ऐसे मामला चलता, ऐसे ऐसे मामला चलता। लेकिन यहाँ पे 4 मैं देख रहा हूँ, सी जो है चौथे स्थान पर है, तो यहाँ पे 4 4 के ग्रुप में भी हम बांट देंगे। जैसे 4 यहाँ पर बांट दिया, 4 यहाँ पे। फिर अब देखते हैं, अब देखेंगे, देखिए CAED पूरा पलट दिया है। सी को यहाँ पर, ए को यहाँ पर, ई को यहाँ पर, डी को। फिर यहाँ पर देखिए ए को यहाँ पर, बी को यहाँ पर, आई को यहाँ पर पूरा पलट दिया, एन को यहाँ पर, ओ को, आई को, टी को। तो हम क्या करेंगे, इसको भी वही करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, 4 4 के ग्रुप में बांट देते हैं। तो यहाँ पर आई हो जाएगा, पहले पलट देंगे, ICAF हो जाएगा। चलिए पलट दिया। इसको पलटेंगे दूसरे ग्रुप को तो ATIL हो जाएगा। तीसरे को पलटेंगे NOIT हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा ICAFA, जो कि ऑप्शन डी में दिख रहा है। चलिए अब दोस्तों हो गया इतना क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों को उस क्रम में दर्शाता है जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई पड़ते हैं। कहने का मतलब जैसे सीरियल क्रम होता है ABCDEF .XYZ, इसी सीरियल क्रम में हमें देखना है स्टेप बाय स्टेप, और उस सीरियल क्रम से ही हम क्या करेंगे, इनको पुट करेंगे। देखिए कौन पहले नंबर पर आएगा, कौन दूसरे नंबर पर आएगा, कौन तीसरे नंबर पर। तो चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर टी यहाँ पर भी है, टी इसमें भी है, टी इसमें, यानी पहले अक्षर से हमें नहीं पता चल पाया। दूसरा अक्षर ए दूसरे अक्षर से भी नहीं पता चल पाया। तीसरे अक्षर में देखेंगे तो तीसरा अक्षर सबका क्या है, एम है, एम है, एम है, एम है, एम, इस तीसरे से भी नहीं पता चल पाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे क्या, आगे भी देखिए ए है, चौथे अक्षर से भी नहीं पता चल पाया। चलिए 5वें पे चलते हैं। 5वें में पहले वाले में एल है, दूसरे वाले में आर है, दूसरे वाले में आर नहीं है, दूसरे वाले में आपका जी है, तीसरे वाले में आर है, चौथे वाले में आर है, 5वें वाले में बी है। अब बताइए इसमें अल्फ़ाबेट के अनुसार ये आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां है। इसमें पहले नंबर पर कौन आएगा, आप कहेंगे कि बी आएगा। पहले बी आता है, उसके बाद तो जी आएगा, उसके बाद आपका LR आता है, तो हमारा बी क्या हो जाएगा, पहले स्थान पर हो जाएगा, यानी 5वां स्थान। अब चूंकि ऑप्शन की तरफ भी नज़र रखिए, क्योंकि मुझको 5 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो हम आगे की ढूंढेंगे ही नहीं, अपनी टाइम बचाएंगे। ऐसे भी टाइम बचाया जाता है एग्जाम में, डी पे आप टिक लगाएंगे, क्योंकि सिर्फ उसी में ही पहले स्थान पे 5 है और किसी में नहीं है। तो आप अपनी टाइम बचाएंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे आप चेक कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक, अल्फ़ाबेट के हिसाब से सीरियल क्रम को। यहाँ पर तो मुझको 2 मिल ही गया। देखिए बी पहले पे होगा और क्या हो जाएगा आपका, ये जी है ना दूसरे स्थान पर, यानी 5 के बाद 2 आ जाएगा, उसके बाद आपका 1 आ जाएगा। यहाँ तक मिल गया। बाकी 4 3 आपको ढूंढना है, दोनों में आ रहा है तो एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, उस हिसाब से फिर फाइंड कर लीजिएगा। क्लियर हो गई बात। सारी चीज़ें मैं एक एक बारीकी वाली चीज़ें भी समझा देता हूँ, ताकि कहीं आपको कोई दिक्कत ना हो, एग्जाम में बैठे तो कंफ्यूज में ना पड़ जाए कि सर ने क्या पढ़ा दिया और कैसे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि मिसिंग संख्या बताइए क्या होगी। इसके पैटर्न को समझना है दोस्तों कि ये किस क्रम में आगे बढ़ी है। हमें इसमें दशमलव दिख रहा है, जब दशमलव दिखे तो मान के चलिएगा ये गुणे वाली ट्रिक होगी या प्लस वाली ट्रिक होगी। जो भी ट्रिक होगी उसमें 1.5, 2.5 या 3.5 वाला हिसाब ज़रूर होगा, तभी ये दशमलव आया है, वरना नहीं आता। चलिए देखते हैं। यहाँ पर जैसे 7 है, 10.5 है, 21 है और 52.5 है और मिसिंग है। जोड़ने वाली ट्रिक अगर देखते हैं तो 7 से 7 जोड़ेंगे तो +0 होगा। 7 से आपका 10 आ गया, 10.5, तो यहाँ पर क्या होगा 3.5 जोड़ा गया होगा और उसके बाद 21 आ गया। बात नहीं बनेगी, ये कोई लॉजिक नहीं बनेगी। तो इसमें गुणे वाली ट्रिक लगा करके चेक कर लेते हैं, टाइम ना बर्बाद करते हुए। तो हम यहाँ पर अगर देखते हैं तो 7 से 7 है, 1 का गुणा करेंगे तो आएगा। और नेक्स्ट स्टेप में 10.5 बनाने के लिए, यानी कि यहाँ पे 3.5 बढ़ाने के लिए हर हाल में 1.5 का गुणा करना पड़ेगा। और उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर 10.5 का दूना होता है 21, यानी 2 का गुणा किया गया होगा। बात समझ में आ गई। 1 का गुणा, 1.5 का गुणा, 2 का गुणा आधे के रूप में बढ़ा है, यानी नेक्स्ट में क्या होगा 2.5 का गुणा होगा। और नेक्स्ट में क्या होगा दोस्तों, इसी तरीके से 3 का, ये क्रम बढ़ेगा तो 3 का गुणा। देखिए 1, 1.5, 2, 2.5, 3 आधे आधे के रूप में बढ़ रहा है। तो ये पैटर्न हमें पता चल गया। तो चलिए 3 का गुणा करके अपना आंसर ला लेते हैं। 3 5 15 और ये दशमलव के स्थान पर 3 दूना के 6, 1 7, 3 5 15, कितना हो जाएगा आपका 157.5। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन वेन डायग्राम से रिलेटेड है। कह रहे उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्न वर्गों के मध्य संबंध का सर्वश्रेष्ठ निरूपण करता है। वाहन है, ट्रक है, कार है। कह रहे वाहन को V से दर्शा रहा है, ट्रक को T से दर्शा रहा है और कार को C से दर्शा रहा है। अब हमें ये देखना है कि वाहन ट्रक में क्या संबंध है, ट्रक कार में क्या संबंध है, या वाहन कार में, तीनों में परस्पर संबंध ही तो देखना रहता है। उसके बाद आप डायग्राम बना देंगे। तो आप कहेंगे कि वाहन और ट्रक, ट्रक क्या है, वाहन है, ट्रक क्या है, वाहन है। जितने भी ट्रक होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, वाहन होते हैं। तो हम क्या करेंगे, वाहन के अंदर ट्रक को डाल देंगे, क्योंकि जितने भी ट्रक होते हैं सभी के सभी वाहन, और जितनी भी कार होती है वो भी तो सभी की सभी वाहन होती है। लेकिन ट्रक और कार में कोई संबंध, ट्रक अलग है, कार अलग है।
कार में देखेंगे 4 टायर होता है, ट्रक में देखेंगे 10-12, किसी में कितना भी होता है, बहुत ज़्यादा होता है। दूसरी चीज़, ट्रक जो है सामानों की लोडिंग करता है, कार इंसानों की लोडिंग करती है। तो हर तरीके से क्या है, कार और ट्रक में कोई संबंध नहीं, अलग अलग है। तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से ही रिलेटेड है, लेकिन ये क्वेश्चन इतना यूनिक और शानदार लगा कि मैंने इसको लाया, क्योंकि हर क्वेश्चन जो है ज़रूरी नहीं कि एक पैटर्न के हिसाब से चले, तो हर टाइप के क्वेश्चन किए रहेंगे तो कन्फ्यूज़ कभी नहीं पड़ेंगे। जैसे कह रहा है कि सैनिटी का संबंध ओबीटेजेड यूजे से है, वैसे फोस्टर का संबंध किससे होगा। जैसे मैं यहाँ पर सैनिटी को लाता हूँ, तो सैनिटी को, तो इस टाइप के क्वेश्चन में मैं क्या कहता था कि आप नंबरिंग कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों हर में वो ट्रिक काम नहीं करती नंबरिंग वाली, क्योंकि यहाँ पर करके देख लीजिए, एस होता है 19 पे, ए होता है 1 पे, एन होता है 14 पे, आई होता है 9 पे, टी होता है 20 पे, वाई होता है 25 पे, ओ होता है 15 पे, बी होता है टी 20, 26, 21, 10। ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो इस आपका ओ बन रहा है, यानी कि यहाँ पे -4 हो रहा है। A1 बी आपका है ना, B2 है तो यहाँ पर +1 हो रहा है। N14 ये आपका +6 हो रहा है। कोई ट्रिक बन रही है, -1 +1 +6, क्या बन रहा है, कुछ मतलब ही नहीं निकल रहा है। तो सब में मैं क्या कह रहा हूँ, सब में तो हमेशा दोस्तों हर टाइप के क्वेश्चन करने चाहिए, और मैं यही कोशिश करता रहता हूँ हर टाइप के क्वेश्चन करा दूँ, ताकि आप एग्जाम में बैठे तो कन्फ्यूज में ना पड़े। तो चलिए जानते हैं इसको कैसे। इसको मैं 2 पार्ट में पहले बांट दूंगा, 2 पार्ट में मैं बांटूंगा ऐसे, ठीक है, 2 पार्ट में बांट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये जो आपका साइन है, इसको किया क्या है, देखिए, एक तो था आगे लिख दिया, ठीक है, एक प्लस बी, यानी एक पहले स्थान पर था, बी दूसरे स्थान पर, ठीक है, इसको ए प्लस बी कर दिया। एस आपका 19 था, ए 14 था। यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है नंबर, फिर भी मैं करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, बीच वाला तो सेम एक क्रम आगे वाला लिख दिया, वैसे एन था ना, इसका उल्टा यहाँ पर ला करके एक क्रम आगे कर दिया है। जैसे एन 14 ओ 15, एस 19 उससे एक क्रम आगे टी 20, एस 19 था टी 20 कर दिया। यानी कि इस तरीके की क्रिया चल रही है, वाई और ये बीच वाला, यानी वाई से एक आगे जेड उल्टे क्रम में, आई के से एक आगे जे उल्टे क्रम में, टी के सामने वाला यू सीधे क्रम में, बीच वाला सीधा चल रहा है एकदम सामने टू सामने, और बाकी आपके क्रॉस चल रहे हैं। क्रॉस वाला पैटर्न भी काम कर रहा है और सीधा वाला भी, दोनों पैटर्न काम कर रहा है। तो फोस्टर में क्या करेंगे, 2 पार्ट में बांटेंगे, एस ये, ठीक है। तो अब यहाँ पर दोस्तों बताइए यहाँ पर दोस्तों क्या है, ए के बाद बी, उसके बाद इसके बाद क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हमेशा आपको करना क्या, देखिए फोस्टर में हमने क्या किया, ओहो ये फोस्टर है, ए नहीं है एफ है, एफ है ना, तो जी न रहेगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, एस का टी, एस के आगे टी, एफ के आगे जी, ओ के आगे क्या हो जाएगा, आप कहेंगे ओ के बाद पी। टी पी जी पहला मिल चुका है, टी पी जी ऑप्शन बी में मिल चुका है, तो हम क्यों इसमें टाइम बर्बाद करें, ऑप्शन बी पे टिक लगाएं और आगे बढ़ें। ये लेकिन ये ट्रिक पता चल गई कि नहीं आप लोगों को, आगे चेक कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए दोस्तों, एग्जाम में बैठने से पहले सारी चीज़ें क्लियर कर लीजिएगा, वरना दिक्कत हो जाएगी। देखिए अभी आप वहाँ पे दूसरे टिक लगाते ही रह जाते, क्वेश्चन को छोड़ना पड़ता, टाइम बर्बाद अलग होती। अब यहाँ पर कह रहा है 4 अक्षर समूह दिए गए, जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है और एक उनमें से भिन्न है, उस भिन्न अक्षर समूह का चयन करें। तो इसमें से असंगत का चयन करना है, तो इसमें क्या करेंगे, एक उठाएंगे और उसकी नंबरिंग कर देंगे, नंबरिंग से ही पता चलेगा। इसमें पी होता है 16 पे, पी होता है 16 पे, वी होता है 22 पे, वाई होता है 25 पे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप कहेंगे एफ होता है 6 पे, एल होता है 12 पे, और ओ होता है 15 पे। अब इसमें क्रम ढूंढिए, तो देखिए किस क्रम में बढ़ रहे हैं। आप कहेंगे यहाँ पे देखिए 16 से 22 हुआ +6, 22 से 25 में +3, 6 से 12 +6, 12 से 15 +3। अब इसको उठा लेते हैं तीसरे ऑप्शन को। जी क्या है, जी कहेंगे आप 7वें पे, एम आपका 13वें पे, ओ क्यू है ना, क्यू 17वें पे। 7 से 13 आप कहेंगे +6, 13 से 17 ये तो मामला कुछ और लग रहा है, यहाँ पे तो +4 आ गया। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। यहाँ पर एल आपका क्या है 12, आर क्या है 18, यू क्या है आपका 21, 12 से 18 +6, 18 से 21 +3। यहाँ पर सिर्फ लास्ट में +4 हुआ, बाकी सब में क्या 6 3 सब में है, लेकिन सी वाले में क्या 6 4 आ गया है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्या है, सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, चलिए फटाफट इसको भी कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। आपको कथनों में दी गई जानकारी को सही मानकर चलना है, भले ही वे सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हो, और फिर निर्णय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष कथनों को तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कथन दिया हुआ है, ठीक है, 2 कथन है, उस हिसाब से पहले डायग्राम बनाइए। कथन को पढ़ करके ये आपको जरूर लगेगा कि ये कोई साई-फाई मूवी चल रही है, कि गधे को घोड़ा बना रहा है, घोड़ा को हाथी बना रहा है।
ठीक है, चींटी को हाथी बना रहा है, किसी को कुछ बना रहा है, उससे आपको कुछ मतलब नहीं है। जो कहे उस हिसाब से डायग्राम बना दीजिए, वो किसको क्या कह रहा है उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए कथन क्या कह रहा है कि कुछ टैबलेट स्मार्टफोन है, तो टैबलेट को लेंगे और स्मार्टफोन को, ये आपका टीवी हो जाएगा। कुछ टैबलेट कह रहा है तो कुछ को ही स्मार्टफोन के अंदर रखेंगे ऐसे, ये स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन ऐसे कर लेते हैं इसको, ठीक है। आगे कह रहा है कि सभी स्मार्टफोन मोबाइल हैं। अब ये चीज़ कह दिया कि सभी स्मार्टफोन, यानी जितना ग्रीन कलर का दिख रहा है वो सभी का सभी क्या कह रहा है कि सभी का सभी कह रहा है कि क्या है, मोबाइल है। यानी मोबाइल को हम MOB लिखते हैं तो MOB लिख देंगे। बात समझ में आया इस तरीके का। जब कुछ कहेगा तो जैसे हमने पहले ग्रीन और रेड कलर को मिलाया वैसे मिलाएंगे। जब सब कहेगा तो ग्रीन को हम क्या किए, ब्लू के अंदर डाल दिए। इस तरीके का आपका डायग्राम बन गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, समझना ये है कि जब हमने स्मार्टफोन को मोबाइल के अंदर डाला, उसकी वजह से टेबलेट का कुछ हिस्सा भी मोबाइल में आ गया। इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा, हो सकता है निष्कर्ष में ये चीज़ ज़रूर पूछता है इस टाइप के क्वेश्चन में, तो कंफ्यूज नहीं करना है कि कथन में तो कह नहीं रहा है कि कोई टैबलेट आपका स्मार्टफोन है, सॉरी कोई आपका क्या है टैबलेट मोबाइल है। कथन में तो कह नहीं रहे कि कोई टैबलेट मोबाइल है, तो कैसे हम कह सकते हैं कि कोई टैबलेट मोबाइल है। हालांकि यहाँ पर आपका डायग्राम में तो दिख गया है ना कि कुछ टैबलेट मोबाइल हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी तो बन सकती है ना किससे, डायग्राम की हेल्प से। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। चलो निष्कर्ष पे चलते हैं। कह रहा है कुछ मोबाइल फ़ोन टैबलेट है, कुछ मोबाइल, देखिए वही कर दिया जो बात हम लोग कर रहे थे। कह रहा है कुछ मोबाइल फ़ोन टैबलेट है। अब आप देखते कथन में तो कहीं नहीं कह रहा कि कुछ मोबाइल फ़ोन जो है मोबाइल फ़ोन टैबलेट है, लेकिन जब आपने स्मार्टफोन को मोबाइल के अंदर डाला जिसकी वजह से टैबलेट का कुछ हिस्सा मोबाइल में चला गया, तो यहाँ पर हम इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि हाँ ये तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कुछ मोबाइल फ़ोन टैबलेट या कुछ टैबलेट मोबाइल फ़ोन हो सकता है, क्योंकि डायग्राम दोनों का थोड़ा सा मैच कर गया। तो ये आपका सही हो जाएगा। आगे कह रहा है कुछ मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन है, तो कुछ मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन ये हो सकता है। अगर कहता कि सभी मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन है तो ये गलत हो जाता, क्योंकि बाहर वाला मैं इस चीज़ पे बता चुका हूँ, हर वीडियो में बनाता हूँ तो यही बताता हूँ कि बाहर वाला सभी का सभी, अंदर वाला नहीं होगा। कुछ मोबाइल स्मार्टफोन हो सकता है, सभी मोबाइल स्मार्टफोन नहीं होगा। हाँ, सभी स्मार्टफोन मोबाइल हो सकता है, अंदर वाला टोटल बाहर वाला हो सकता है। तो यहाँ पर कह रहा है कुछ मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन है, तो ये बिल्कुल सही है। तो निष्कर्ष 1 और 2 दोनों है, दोनों आंसर करते हैं। निष्कर्ष 1 2 दोनों आंसर करते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। डाइट से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप समझिए कैसे सेकेंडों में बिना पेन और पेपर का सॉल्व करेंगे। इस टाइप का हो तो ठीक है, इसमें बहुत टाइप के क्वेश्चन दिए रहते हैं, तो मैं इस टाइप की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस चीज़ पे ध्यान, ऐसा नहीं कि सभी क्वेश्चन अब इसी ट्रिक से आप ट्राई करने लगे, नहीं, हर टाइप के क्वेश्चन मैं कराता हूँ, वीडियो वॉच करेंगे उसमें दिया रहेगा, उस टाइप से करेंगे। इसको कैसे करेंगे समझिए। एक ही पासे की अलग अलग स्थितियाँ दर्शाई गई हैं जिनके 6 पृष्ठ हैं, पर 1 से 6 तक की संख्या अंकित की गई है। उस संख्या का चयन करें जो 6 वाले पृष्ठ के विपरीत पर पृष्ठ पर हो। अब यहाँ पर 6 आपको कहीं अंक दिख रहा है, आप कहेंगे कि नहीं दिख रहा है, 6 को हमने यहाँ पर लिख लिया, 6 के विपरीत नहीं दिख रहा। बाकी अगर आप देखें तो एक कॉमन दिख रहा है 5 5, बाकी नंबर 1 2 3 चारों नंबर दिए हुए हैं, चारों नंबर, और 5वां नंबर आपका कॉमन दे दिया है, और 6ठा नंबर यहाँ पर 6 ही होते हैं, 6 नंबर है। अब यहाँ पर हमें ये देखना है दोस्तों कि चूंकि आपके 4 नंबर तो एक दूसरे के बगल में दिए हुए हैं, जो कॉमन नंबर है, जो कॉमन नंबर वो डायरेक्टली जिसके अपोजिट पूछेगा। अगर वो नहीं है इस डाइस पे, तो जैसे 6 अगर यहाँ पे होता तब तो ये ट्रिक नहीं लगती, 6 यहाँ पर नहीं है। अब बाकी सीरियल क्रम से 1 2 3 4 सभी दिए हुए हैं, यहाँ पर सभी दिए हुए हैं, यानी 5 के बगल में कह सकते हैं 2 नहीं है, 5 के अपोजिट 2 नहीं आ सकता, 5 के अपोजिट 3 नहीं आ सकता, 5 के अपोजिट 1 नहीं आ सकता, 5 के अपोजिट 4 नहीं आ सकता। तो ये सारी चीज़ें अगर बन रही तो डायरेक्टली आप कहेंगे कि 5 के अपोजिट 6 होगा, यानी 6 के अपोजिट 5 होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। बेटा पेन और पेपर कॉमन वाले को सिर्फ उठा करके दिखा देना था। तो ये सारी चीज़ें मैंने समझाई, इतना करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम में बैठेंगे डायरेक्टली जो कॉमन रहेगा और बाकी देखेंगे कि सारी चीज़ें मौजूद हैं, तो डायरेक्टली आप दिखा देंगे कि ये क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट। बाकी एक क्लॉकवाइज रूल आप जानते हैं, नहीं जानते वीडियो वॉच कर लीजिएगा, वहाँ पर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा है अर्पिता, चेतन, इंसिया, लोहिया, मानवी और युक्ति किसी गोल मेज के परितः उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर के बैठे हैं। जैसे इस तरीके से केंद्र की तरफ है, केंद्र है आपका, कह रहा है केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं। तो 6 तो है ना, तो 6 तो बना लेते हैं, 1 2 3 आपका 4 हो गया, और ये 5 हो गया, और ये 6 हो गया। जब भी केंद्र की तरफ मुख रहेगा तो नीचे वाले हिस्से को लेंगे एक बंदे को, और अपने दाहिने तरफ से दायां स्टार्ट कर देंगे बिंदी बनाना। इस तरीके से 1 छोड़ 1 1 छोड़ 1 1 छोड़ 1 1 छोड़ 1 बना देंगे, वो उनका दायां होगा। और जिनके जैसे जिधर बिंदी नहीं वो उनका बायां होगा।
ये कब होगा, जब केंद्र की तरफ मुख रहेगा तब। केंद्र के उल्टे मुख है तो इसी का उल्टा कर दीजिएगा, बस दायां बायां वो हो जाएगा। सबसे बेस्ट ट्रिक होती है दाएं बाएं की दोस्तों, इसमें कंफ्यूजन नहीं होती है। अब चलिए आगे पढ़ते। कह रहा है चेतन ठीक मानवीय के दाएं पड़ोस में बैठा है। अब आप कहीं पर भी मानवीय को रख सकते हैं, आप फ्री हैं। पहले वाले को रखने के लिए आप फ्री हैं, मैं हर वीडियो में बताता हूँ यही भी चीज़। मानवीय को मान लीजिए मैंने यहाँ पर रख दिया। क्या कह रहा है, चेतन ठीक मानवीय, मानवीय को एम से मैंने दर्शाया है। चेतन कह रहा है कि ठीक मानवीय के दाएं पड़ोस में, तो इसका दायां इधर है और चेतन CH मैं लिख देता हूँ चेतन को। चेतन इसके दाएं पड़ोस में, पड़ोस में कहे तो बिल्कुल बगल में बैठाएंगे, गैप नहीं देंगे, यानी कि पहली पोजीशन में हमने डाल दिया दाहिने पोजीशन पे। आगे क्या कह रहा है, अर्पिता ठीक इंसिया और युक्ति के बीच में बैठी है। अब कह रहा है कि अर्पिता जो है, अर्पिता को मैं ए से दर्शा देता हूँ, इंसिया को मैं IN से दर्शा देता हूँ, ठीक है, और दोस्तों युक्ति को यू से। ये क्या कह रहा है कि अर्पिता जो है ए इंसिया और युक्ति के बीच में बैठी है। ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि युक्ति इधर हो और इंसिया इधर हो। ऐसा भी हो सकता है कि इंसिया यहाँ पर भी तो एक जगह बची है, इंसिया यहाँ हो, अर्पिता यहाँ हो और युक्ति यहाँ हो। तो ये सारी पॉसिबिलिटी कब पता चलेगी, जब अगली लाइन पढ़ेंगे तब कौन कहाँ है। वैसे हम अंदाजी वैसे ही रख दिए ऐसे उठा करके, ठीक है। आगे कह रहा है युक्ति ठीक मानवीय के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठी है। अब युक्ति को कह रहा है मानवीय के दाएं ओर दूसरे स्थान पर है, तो मानवीय कहाँ, एम से मानवीय, इसका दायां किधर है, इधर है, और दाएं से दूसरा स्थान यहाँ है। यहाँ पर युक्ति एकदम सही सेट है हमारा, यानी हमें इधर उधर करने की ज़रूरत ही नहीं है, मामला तो एकदम सही है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, कुछ भी छेड़खानी करने की अब ज़रूरत नहीं है, एकदम हमारा मामला सेट है। आगे बचा हुआ है एक बंदा और एक जगह बची हुई है, लोहिया बचा हुआ है, लोहिया फॉर एल, एल यहाँ पर हम रख देते हैं। अब क्वेश्चन में क्या करा है, लोहिया और अर्पिता के बीच में कौन बैठा है, लोहिया कौन कहाँ है, यहाँ है, अर्पिता यहाँ है, इनके बीच में इंसिया है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का ये भी है। क्या करा, किसी कोड भाषा में जिंजर को 30-30 और रेडिस को 23-36 के रूप में लिखा जाता है, तो इसी कोड भाषा में टोमेटो को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए जिंजर, जिंजर को क्या लिख रहा है 30-30, ठीक है। ये 30-30 कैसे लिख सकता है जी, ज़रा बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए तो देखिए क्या हो रहा है इसमें, कमेंट कीजिए। यहाँ पर क्या कर रहा है 23 और 36, यहाँ पे पहले तो नंबरिंग कर दीजिए, नंबर का ही खेला और कुछ है नहीं। जैसे G7 पे, I9 पे, N14 पे, G7 पे, E5 पे, R18 पे, लेकिन ये 30-30 के रूप में है, तो इसको भी हम पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। देखिए पार्ट में डिवाइड करने वाला मैंने सभी क्वेश्चन इसमें कोडिंग डिकोडिंग का रखा है, जानबूझ करके रखा है, ताकि इस टाइप के क्वेश्चन से आपका सामना हो। तो मैं इसको क्या करूँगा, बीच में से अलग पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि दो पार्ट में ये 30-30 दिया हुआ है ना, दो ही पार्ट में इसको बांट दीजिए। 6 है तो 3-3 के पार्ट में बांट देंगे। अब इस 3 को अलग जोड़ लेंगे, 30 इस 3 को अलग जोड़ लेंगे, तो 14 9 23 7 30 आ गया, 7 5 12 12 18 30 आ गया, यानी दोनों को जोड़ने पर प्लस इसको किया प्लस इसको किया तो 30-30 आ गया, बात बन गई। अब देख लेते इसमें भी क्या सही है, R18 A1 D4 I9 S19 H आपका 8 है। चलिए 3-3 को बांट करके कर लेते हैं। यहाँ पर अगर जोड़ते हैं तो 19 8 दोस्तों कितना हो जाएगा 27 27 9 36 बिल्कुल सही है। और यहाँ पर जो लेते हैं 18 29 19 4 23 बिल्कुल सही है। अब टोमेटो में वही काम करेंगे। देखिए क्वेश्चन में अब चलते हैं। टोमेटो में टी होता है 20 पे, ओ होता है 15 पे, एम होता है 13 पे। इसको अलग जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 20 10 30 5 35 35 और 10 45 45 3 48 48 सिर्फ ऑप्शन डी में दिया हुआ। उसके बाद 36 आटो को जोड़ लेंगे 36 आ ही जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों, देखिए तो गणितीय संक्रिया क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि ए का अर्थ प्लस, बी का अर्थ माइनस, सी का अर्थ गुणा और डी का अर्थ भाग हो तो दिए गए व्यंजन का मान ज्ञात कीजिए। इसमें ब्रैकेट थी, मैं सोचा ब्रैकेट वाला भी क्वेश्चन आप लोगों को करा दूँ। जैसे बोर्ड मास रूल अगर आपको पता है तो फिर आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं पता, जाइए मेरी जो चैनल पेज पे और वहाँ पे जो पॉपुलर वीडियो है बोर्ड मास से रिलेटेड है, बेसिक टू एडवांस मैंने सिखा रखा है, जा करके वॉच कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं, लास्ट में मैं इंड स्क्रीन पर भी डाल दूंगा, वहाँ पे क्लिक करके वॉच कर लीजिएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। 12 लिखा है 12 लिख लेंगे, ए कह रहा है प्लस तो प्लस बनाएंगे, 9 लिखा है 9, संख्या को लिखते जाएंगे और जो जिसके बदले कह रहा है, जैसे सी का अर्थ कह रहा है गुणा तो सी की जगह हम क्या करेंगे गुणा बना देंगे, ब्रैकेट लगा लेंगे, फिर 17 लिख लेंगे। फिर यहाँ पे बी आ गया, बी का अर्थ कह रहा है माइनस माइनस बनाएंगे 6, फिर ब्रैकेट बंद, फिर बी आ गया, बी का अर्थ कह रहा है माइनस माइनस बनाएंगे, फिर 24 आ गया तो 24 लिख लेंगे। फिर ए आ चुका है, ए का अर्थ क्या कह रहा है दोस्तों, ए का अर्थ प्लस कह रहा है प्लस बनाएंगे, फिर ब्रैकेट 28 और डी का अर्थ कह रहा है भाग भाग बनाएंगे 7। बोर्ड मास कहता है पहले क्या कीजिए दोस्तों, ब्रैकेट को तोड़िए, बी से ब्रैकेट, तो पहले हम ब्रैकेट को तोड़ेंगे, ब्रैकेट के अंदर का जो भी काम है निपटा लेंगे। तो एक लाइन मैं लिख देता हूँ, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप
कंफ्यूज भी ना पड़ जाए। यहाँ से 6 घटाएंगे तो 11 आ जाएगा, ब्रैकेट खत्म, मामला खत्म। -24 प्लस, अब यहाँ पर 7 से भाग देंगे तो 7 चौको 28 हो जाएगा। अब यहाँ पर गुणा कर लेंगे भाग के बाद, भाग है नहीं तो गुणाई करेंगे, ब्रैकेट तोड़ लिए तो 11 नवा 99 हो जाएगा। 99 में यहाँ पे +4 है, यहाँ पे +12 है। क्या करेंगे, गुणे के बाद जोड़ना है, ऐड करना है, तो 99 में 12 जोड़ेंगे 111, 111 में 4 जोड़ेंगे तो 115 हो जाएगा -24। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 91। ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड है और ये भी एकदम अलग टाइप का मुझको दिखा। दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग के इसमें अप्रॉक्स 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, लेकिन हर क्वेश्चन एक अलग टाइप का था, तो इसलिए मैं करा रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा, एक निश्चित कुट भाषा में ज़ॉम्बी को। आप सोचेंगे कि इसमें भी नंबरिंग वाला खेला है, नहीं दोस्तों, वो खेला मैं नहीं खेलने वाला इस वीडियो में, क्योंकि ये मैं थोड़ा सा अलग टाइप से इसको बना रहा था। ये देखिए थोड़ा सा यूनिक होना चाहिए, हर वीडियो मेरी एक यूनिक टाइप रहती है, आपको भी पता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया है, ज़ॉम्बी के जितने भी हैं अल्फ़ाबेट उसका ही यूज़ है, इसमें भी कोई अलग नहीं है, तो नंबर वाला तो भूल जाइए। फिर इसमें किया क्या है, किया क्या उस पर ध्यान दीजिए। उसके बाद फ्लेक्स को क्या लिखा हुआ है, फ्लेक्स को लिखा हुआ है EFLX, ये लिखा है। देखिए इसके लॉजिक को, कंसेप्ट को मैं समझा देता हूँ, आंसर तो आप ही को कमेंट करना है। प्रोडक्ट का पूछ रहा है, क्या होगा कोड, प्रोडक्ट का कुछ कोड पूछ रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे तो आप सोचेंगे कि इसको भी 2 पार्ट में या 3 पार्ट में डिवाइड किया है। अगर पार्ट में डिवाइड किया होता तो कहाँ कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ भी नहीं काम कर रही लॉजिक। तो मैं बताता हूँ, चलिए डायरेक्ट चलते हैं मुद्दे पे। ये अल्फ़ाबेट A to Z है, जैसे ABCD XYZ जो सीरियल क्रम होता है, उस सीरियल क्रम के हिसाब से ये वो जो है ट्रिक लगाया है। यानी कि जैसे अल्फ़ाबेट में देखिए, इसमें देखेंगे अल्फ़ाबेट में सबसे पहले B आता है, B के बाद क्या आता है, इस हिसाब से लेंगे, मतलब BCDE आता है, EFIGHI इस तरीके से चलेंगे, तो जो आता है उस तरीके से रखा हुआ है, रखते गया है। उसके बाद M आता है, फिर O आता है, फिर Z आता है, ठीक है। ये I है, इस क्रम में रखा है अल्फ़ाबेट के क्रम में। जैसे यहाँ पर देखिए FLEX है ना, तो अल्फ़ाबेट के क्रम में देखें तो पहले E आता है, उसके बाद E के बाद F आता है, F के बाद FGHIJKL आता है, जो इसमें रहेगा उसी हिसाब से रहेगा, उसके बाद लास्ट में X आता है। तो ये अल्फ़ाबेट के क्रम में इसको रख देना है। तो हमें प्रोडक्ट को अल्फ़ाबेट के क्रम में, जैसे C सबसे पहले आता है, C लिखेंगे, फिर D लिखेंगे। इतनी सारी हिंट मैंने दे दी है। कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों और बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और नेक्स्ट वीडियो में बताइएगा किस टाइप के क्वेश्चन को मैं लेकर के आऊँ। जैसे आपको जिसकी ज़्यादा ज़रूरत हो, जिसमें आप ज़्यादा वीक हो दोस्तों, उस पर अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। मिलेंगे उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।